हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है प्रीएम्बल। देखो, प्रीएम्बल वैसे तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। जब भी हम कोई किताब खोलते हैं ना, तो खोलते ही सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है, उस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड प्रीएम्बल, कि हाँ भाई वो किस थीम पर बेस्ड है। सो द पॉइंट इज कि हम यहाँ पर पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट है ना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो कंटेंट है, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी रिवीजन में, क्योंकि सबसे बड़ी सरदर्दी क्या रहती है आपको पता है ना, कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो एक बार पढ़ने में हमें जोर नहीं आता, दो बार पढ़ने में हमें जोर नहीं आता। जोर कब आता है? जब एग्जाम बिल्कुल पास में है और हमें उस टाइम पे रिवीजन करना है। तो उस रिवीजन को इजी बनाने के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अभी से क्यों ना हम उस टारगेट को लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो टारगेट है हमारा एग्जाम टाइम, राइट? तो ऐसे में अभी हम इस वीडियो में प्रीएम्बल की बात करेंगे। वैसे स्टार्टिंग तो होनी चाहिए थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, बट क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम समझ लें, फिर उसके बाद में ही समझ लेंगे और चीजें। तो वो चीजें आपको आगे फर्दर वीडियोस में मिलती चली जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल से। देखो, प्रीएम्बल होता क्या है? भाई सीधी बात है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जिसमें हमें ये आइडिया लगता है कि हाँ भाई वो किताब जो है, उसकी क्या तो आइडियोलॉजी है, क्या उसकी फिलॉसफी है, क्यों वो किताब लिखी गई है। कहने का मतलब एक जस्ट इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन कि भाई हाँ, क्या है और कैसे है, और ये बुक आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो प्रीएम्बल से जब भी हम किसी भी बुक की प्रीएम्बल पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो हमें हेल्प कर देती है। अगर हम हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की बात करें, तो देखो, ये हमारे फ्रेमर्स के इंटेंशन के बारे में बताती है कि हाँ भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी क्या सोच थी, किस तरीके की स्ट्रगल को हमने फेस किया था, और हम कैसा इंडिया बनाना चाहते थे। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट? और उसी चीज को अगर हम समझना चाहें तो प्रीएम्बल उसके बारे में ग्लिम्स दे देती है। साथ ही साथ किन कोर वैल्यूज को हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और साथ ही साथ किन सिद्धांतों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, जिसके आधार पर हम हमारे देश को फ्यूचरिस्टिक मैनर में बढ़ाना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीएम्बल क्या हमें शो करता है। अच्छा, यहाँ पे जो भी लाइन है आपको स्लाइड पे दिखे ना, मान के चलना वो एकदम टू द पॉइंट है। उनमें से और ब्रीफिंग करने की कोशिश मत करना, रिवाइज ही करना बस उनको, क्योंकि मोर और लेस टू द पॉइंट आपको टॉपिक प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे। और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेंगे, चाहे फिर आप एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर जीएस पेपर 2 की कर रहे हो, कहीं पर भी रेलेवेंस आप निकाल सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? अब देखो, प्रीएम्बल किस बारे में हमें आइडिया देता है वो समझते हैं। आइडियाज, ठीक है। फर्स्ट, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? फर्स्ट लाइन ही यही आती है ना, बस वही चीज है। दूसरा, इंडिया का नेचर क्या रहेगा, इंडिया एज ए स्टेट नेशन, क्या इसकी नेचर है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, सोवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, वो चीजें, ये वर्ड्स क्या शो करते हैं कि इंडिया एज ए स्टेट, एक राज्य के तरीके से इंडिया किन वैल्यूज को प्रमोट करता है। साथ ही साथ क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिबर्टी प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी प्रमोट करना, ये सारे एस्पेक्ट। और साथ ही साथ एक और चीज हमें पता पड़ती है जब प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, कि किस डेट को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से, बाकी आपके सामने आ ही जाएगा, राइट? चलिए, हिस्ट्री की बात करें तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी, तब 22 जनवरी 1947 को अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, या डॉक्यूमेंट रीड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक तरीके से, एक कहते ना कि थीम के तौर पे कंसिडर किया गया, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने अपना काम आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब, हमारा देश कैसा होगा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया का जो काम है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट भी कर लिया कि वाकई में हमारा देश कैसा होना चाहिए, जैसा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है, राइट? इसके अलावा देखा जाए तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि
प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब ये कि प्रियम्बल में अगर कोई बात लिखी हुई है तो उस बात को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि इसका वायलेशन अगर कोई कर रहा है तो हम कोर्ट में जाकर के केस कर दें। पर हाँ, ये बात ठीक है कि जब कभी भी किसी भी एम्बिग्यूटी में कोर्ट फंस जाए, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है या फिर कहीं पर कोई मामला ऐसा है जहां पर कोई नया कानून बना है, तो वहां पर अगर कोई उलझन हो रही है ना कोर्ट को, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन के टाइम पर प्रीएम्बल का यूज किया जाता है। इसका मतलब एक रेफरेंस के तौर पे तो प्रीएम्बल को यूज किया जा सकता है, बट प्रीएम्बल का बेस लेकर के आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया, ये नॉट एनफोर्सिएबल। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में तो बताती है ही, जो डाउट वाली चीज है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रीएम्बल के। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी, आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, तो भाई सीधी बात है, वहां पर जो लोग आए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, नो डाउट। बट पॉइंट क्या आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए आए थे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अथॉरिटी। सो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पावरफुल एंटिटी किसी को दिखाया गया है तो वो लोगों को बताया गया है, हम लोगों को। क्योंकि हम ही आज भी सरकार बनाते हैं, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, उसका भी इलेक्शन होता है, नो डाउट वो इनडायरेक्ट है, बट इलेक्शन हम करते हैं, राइट। इसके अलावा इंडिया को डिक्लेयर करता है किस तरीके से, इंडिया की नेचर समझो आप, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता पड़ेगा, याद रख लो। ट्रिपल एस डी आर जो है वो इंडिया का एक तरीके से नेचर है कि इंडिया कैसे आगे बढ़ता है, किन वैल्यूज पे हम रिलाई करते हैं। इसके अलावा प्रीएम्बल में आपको ऑब्जेक्टिव का पता पड़ेगा कि भाई हम हमारे लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी देने की बात करते हैं, जिसके चलते लोगों के मन में एक फ्रेटर्निटी की भावना आए, ब्रदरहुड की भावना आए, जिससे जब ब्रदरहुड की भावना रहेगी तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन रह पाएगी। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हमने ये कुछ वैल्यूज अडॉप्ट की है, और उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रखा गया है, जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में या बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो है हमारे लोग, हम लोग। और अडॉप्शन की डेट का भी पता पड़ता है हमें, 26 नवंबर 1949। भाई लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक एक्सप्लिसिटली बस समझते चले जाओ और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेट करते जाओ। सबसे पहले आते हैं आपके कीवर्ड्स। भाई क्या क्या कीवर्ड्स हैं? सबसे पहले जब प्रीएम्बल को हम पढ़ते हैं तो एक बार मैं जस्ट एक रीडिंग मारूंगा, इसको हनुमान चालीसा या जो भी आपके भगवान या अल्लाह, जो भी एक्स वाई जेड आपकी, आप कह सकते हैं ना कि अपनी, आप जिनको मानते हैं, राइट, तो आप उनका जैसे भजन मंत्र जो भी है वो याद रखते हो ना, वैसे याद कर लो प्रीएम्बल को, बहुत हेल्प करेगी। सीधा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो वर्ड है ट्रिपल एस डी आर, ऐसे कैसे याद रहना चाहिए, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, socio-economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये जो वर्ड्स है ना, इतनी बड़ी ये लिस्ट जो बोली है, इसमें जो की वर्ड्स है उनको हम यहाँ पर समझेंगे एक एक करके। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भाई सीधी बात है, इंडिया के लोग हैं सोवरन। इसका मतलब वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, किसी दूसरे राज्य के अंडर में आए बिना खुद कानून बनाते हैं। इसका मतलब हो गया कि यहां पर हम बिल्कुल सोवरन है, संप्रभु हैं। इसी तरीके से सोवरन का मतलब यहां से आप समझ चुके होंगे कि जब हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं तो ऐसे में सोवरन हो जाते हैं। यहां पर हम डोमिनियन नहीं है कि हाँ जी हम यूके या फिर इंग्लैंड से वहां के किंग या क्वीन से पहले पूछते हैं कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीधी बात है, हम जो भी करते हैं हमारी खुद की चॉइस होती है, हम फ्री हैं, राइट। इसके अलावा जो भी कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा,
वो बिल्कुल हमारे द्वारा ही इलेक्टेड लॉ मेकर्स होते हैं, उनके द्वारा। बट पॉइंट इज कि कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है। फॉर एग्जांपल, वो हमारा खुद का ही कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसको बनाया हम लोगों ने, हमने डायरेक्टली नहीं बनाया, पर हमारे इलेक्टेड जो इंडिविजुअल्स थे उनके द्वारा बनाया गया। और साथ ही साथ वहां पर किसी का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था या फिर नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हो गए सोवरन, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरन, राइट। फिर आ जाओ सोशलिस्ट। भाई सीधी बात है, समाज में जो भेदभाव है किसी भी तरीके से, पर्टिकुलर हम सोशलिस्ट वर्ड आता है तो हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो ऐसे में हम डेमोक्रेटिक मींस का यूज करेंगे, प्रमोशन करेंगे सोशलिस्ट एंड्स का, जिसके चलते समाज में इनइक्वालिटीज उनको खत्म करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का पैटर्न अडॉप्ट किया। इसका मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन या दोनों सेगमेंट्स में हम ऑपरेट करते हैं, जो आप देख सकते हो। और ये सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था। ये 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ऐड किया गया था। ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है। फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। तो ऐसे में सभी रिलीजियंस को इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा। इसका मतलब यह है कि भाई जिस तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर इस्लाम को ज्यादा प्रमोशन दी जाती है, ऐसा हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। हम यहाँ पर सभी रिलीजियंस को ये देखते हैं कि हाँ भाई स्टेट, दैट मींस गवर्नमेंट और जो स्टैब्लिशमेंट है, वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर ना करके सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगा। अगेन ये सेक्युलर वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ऐड हुआ 1976 में। फिर आ जाओ डेमोक्रेटिक। भाई डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, यहां पर आप देखो कि हमारे यहां पर जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन इलेक्शन के आधार पर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब लोग जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द मींस ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही गवर्नमेंट बनती है, जिसके लिए फिक्स है कि भाई हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। फिर बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर देखें तो इसके दो वेरिएंट्स हम निकाल सकते हैं। एक तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो वो वहां पर एक रिपब्लिक कंट्री भी हो सकता है और वो वहां पर मोनार्की भी हो सकता है। अब देखो गवर्नमेंट का इलेक्शन होना इज डेमोक्रेटिक, राइट। बट अगर हेड ऑफ द स्टेट वहां पर डायनेस्टिक मैनर में चल रहा है, जैसे कि यूके की हम बात कर सकते हैं, थाईलैंड की हम बात कर सकते हैं, तो वहां पर आपको डायनेस्टी चलती हुई दिखाई देगी, तो वो मोनार्की हो गई। वहीं पर रिपब्लिक कोई भी हो रहा है कंट्री, डेमोक्रेटिक भी है पर साथ में रिपब्लिक भी है, जो कि आगे नेक्स्ट वर्ड ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट का भी इलेक्शन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट का हर 5 साल में इलेक्शन होता है। वो बात सही है कि इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, बट उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भाई एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो तो हम ही ने इलेक्ट किए हैं ना। तो लोगों की चॉइस ही तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट हो रही है। सो द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है, इसलिए हमारा कंट्री कैसा हो गया, रिपब्लिक। ये नेचर आ रही है देश की। अब आ जाओ हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कंसिडर होता है, और इसमें मेन टारगेट है कि हमें हमारे देश की इंटेग्रिटी भी मेंटेन रखनी है और सोसाइटी में जो गैप्स हैं, प्रॉब्लम्स, उनको भी हमें खत्म करना है। तो ऐसे में ये चीजें जब इंश्योर होगी, सोसाइटी बिल्कुल यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड कंट्री है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली एक ग्रेट नेशन बनने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नेशन की बात करें तो सिंपल सी स्टेट नेशन की डेफिनेशन क्या है वो देखो, एक ज्योग्राफिकल एरिया। वैसे ये चीज है ना, इस चीज को आप थोड़ा सा वैसे समझो, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेशन क्या है। भाई कोई ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर रहने वाले लोग और उन लोगों की खुद की अपनी इंक्लूसिव वैल्यूज, उनकी कल्चर, उनका सिस्टम, उसको मिलाकर के आप नेशन बोल दो। और वहीं पर कुछ लोगों को आपने अथॉरिटी दे दी, या फिर आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि सबके बिहाफ पर आप लोग मिलकर के सरकार या फिर सिस्टम को रन कराओ, आपकी ही जिम्मेदारी है। सबको सिक्योरिटी देना आपकी ही जिम्मेदारी है, पॉलिसी मेकिंग करना आपकी ही जिम्मेदारी है, सबकी वेलफेयर इंश्योर करना। तो वो फिर बाद में स्टेट आ जाता है, दैट मींस गवर्नमेंट। तो नेशन स्टेट का आइडिया मोर और लेस इस तरीके से आप समझ सकते हो। बट पॉइंट इज, हमारा टारगेट है कि हमारे देश में कहीं पर भी कोई भेदभाव ना रहे, थ्रू आउट कंट्री हार्मनी मेंटेन हो, प्रोमोट हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ आगे देखा जाए तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए किन फैक्टर्स को हमने वैल्यू दी है। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस भाई सीधी बात है, हमारे यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों तरीके की जस्टिस देने की बात की गई है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करते हुए दिखेंगे, जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में डिटेल में समझेंगे।
ठीक है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सबको न्याय मिलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी एक ऑर्डर में रहेगी, एक अपने आप में एक पूरे पैटर्न को फॉलो करती हुई चलती जाएगी। तो ऐसे में सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर हो सकती है, क्यों चाहिए भाई? सीधी बात है, जब हमारे समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव अगर दिखे, कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, तो इसको अगर हम खत्म कर देंगे, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सोशल जस्टिस होगी। क्योंकि बहुत सारे समय से लेकर अभी तक ये इनजस्टिस देखने को मिल रही है, उसको करेक्ट आउट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अपने आप में एक फैक्टर हुआ कि नहीं, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं कि एक ग्रेट नेशन बनना है हमें। फिर आ जाइए इकोनॉमिक जस्टिस में। देखो, वेल्थ, इनकम, इनके आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको हमें खत्म करना है। और अगर कोई दो इंडिविजुअल इक्वल पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उनका पेमेंट भी इक्वल होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक साफ साफ कहता है, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। इसके अलावा लोगों को पैसा कमाने के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर सके, उसके लिए उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये अपने आप में इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आ जाओ पॉलिटिकल जस्टिस। भाई सीधी बात है, चुनाव लड़ना और चुनाव में वोट देने का अधिकार, जिसमें इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट्स आ जाएं, ठीक है ना? तो ऐसे में वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर कर देगा। कैसे? भाई सीधी बात है, सरकार बनने के लिए आपको चाहिए एमपीज, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, और उसमें आपने अपना वोट डाल दिया, इलेक्शन के बाद में नई सरकार बन गई, तो वहां पर आपने जिसको जिताया, मेजोरिटी ने जिसको जिताया, वो ऑटोमेटिकली फिर वहां पर अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज भी बनाएंगे। तो वहां पर किस सरकार को रखना है, किसको नहीं रखना, वो आपके हाथ में हुआ कि नहीं, तो ये पॉलिटिकल राइट्स के तौर पे देखे जा सकते हैं। और वहीं पर जब आपके साथ अन्याय हो तो आप उस सरकार को हरा दो, अगली बार मत आने दो उसको, तो वो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करने का पूरा पावर है कि नहीं? राइट। देन कम्स इक्वालिटी। भाई समाज में किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज ना देना। ऐसा नहीं कि राजा साहब का बेटा है तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जिस तरीके का काम आपने किया उसी तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस इन सोसाइटी। राइट। देन कम्स द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आपने फ्रीडम दे दी भाई इंडिविजुअल को, कि वो अपना जिंदगी किस तरीके से बिताना चाहता है, क्या उसका पॉलिटिकल व्यू है, किस तरीके से वो बिहेव करना चाहता है सोसाइटी में, उसकी फ्रीडम है। बट ध्यान रखें कि कानून के द्वारा अगर कोई भी लिमिट लगा दी गई, जैसे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बट वहीं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। भाई सीधी बात है, आपके अधिकार हैं तो दूसरे का भी तो अधिकार है। जब दो जनों के अधिकार होते हैं, एक का है शांति से सोने का, एक का है नाचने का, तो भाई चुपचाप दूसरे कमरे में जाके नाच लो, कानों में ईयरफोन्स लगा करके। राइट। तो वो पॉइंट यहां पर आ जाता है। फिर आ जाओ आप फ्रेटर्निटी। देखो, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है, लोगों के मनों में अगर अटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है ना, तो वो फिर बाद में लॉन्ग टर्म साबित हो जाती है कि हाँ भाई, जब लोग एक दूसरे को एक दूसरे के समान समझते हैं ना, तो उसका बेनिफिट क्या होता है भाई, फिर गैप नहीं आते, है ना, साथ में मिलकर के चलते हैं। जैसे सिटीजनशिप की हम बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, तो वहां पर ब्रदरहुडनेस की फील आए, है ना। इसके अलावा एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन रहेगी, इससे इज्जत से बात करेंगे, और उससे फिर यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी ही देश की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिनिटी की बात यहां पर हमने कर ली, वो क्या थी? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड्स है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोटो थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके तहत आप देख सकते हो कितने ही सारे वेरिएशंस आ गए, बट जो नेपोलियन बोनापार्ट वाले टाइम की थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस टाइम पर ये तीन वर्ड्स पर बहुत ध्यान दिया गया था। इसका इसका तीनों वर्ड्स का मतलब ये है कि ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों वैल्यूज जब अपहेल्ड होती है किसी सोसाइटी में, तो वहां पर रहने वाले लोग खुश जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीते हैं। अच्छा, इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो बाकी दो वहां पर बिल्कुल गड़बड़ कर जाएंगे। जैसे यहां पर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर आपने फ्रेटर्निटी को हटा दिया, या फिर आप कहो कि आपने इक्वालिटी को यहां से हटा दिया, इक्वालिटी को स्क्रैप कर दिया, तो सीधी बात है, अगर समाज में समानता नहीं है और आपने वहां पर लिबर्टी दे रखी है, तो जिन लोगों के पास में ज्यादा पावर होगी, ज्यादा लिबर्टी होगी, वो लोग फिर अपने मन में आएंगे ना, वो काम करेंगे। इसका मतलब समाज में गैप आने लग जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपने हटा दिया और लिबर्टी वहां पर है, तो जो पावरफुल है वो ज्यादा पावरफुल दिखेगा कि नहीं? एक तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपने लिबर्टी हटा दी और इक्वालिटी रख ली,
तो बोले वहां पर इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं बनता। कैसे? कि मानो आपने इक्वालिटी मेंटेन कर दी पर लोगों की लिबर्टी, दैट मीन्स उनकी फ्रीडम खत्म कर दी, तो वो इनोवेशन ही नहीं करेंगे। भाई समाज में अगर आपने किसी को लिबर्टी नहीं दी जिससे कि वो अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, तो फिर इक्वालिटी काम क्या आएगी? तो इस तरीके से अगर इन एक दूसरों को सेपरेट आप कर दोगे ना, तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और इन तीनों का साथ में रहना जरूरी है, राइट? और फ्रेटर्निटी का तो मेंटेन रहना जरूरी है, क्योंकि लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ में फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे तो सोसाइटी वैसे ही अपने आप में यूनाइटेड मैनर में कंटिन्यू करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल का स्टेटस है क्या। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बात सही है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस के आधार पर फाइनली एक आप कह सकते हो कंक्लूड हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले बेरूबारी केस। देखो, पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो फिर उसके बाद में ये जो बेरूबारी जो टेरिटरी है ना, इसको लेकर के एक्सचेंज की बात हुई थी। तब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था कि भाई बात ऐसी है कि किसी भी जमीन की जो भी टेरिटरी है इंडिया की, उसको हम कैसे किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इस मामले में जब प्रियम्बल को भी लाया गया, तब साफ साफ कहा था, देखो, कि प्रियम्बल जो है वो मोरलेस हमें हमारे मेकर्स ने क्या सोच करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके बारे में हमें आइडिया देती है, ये बात कही गई। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पहली बात तो ये कह दी, बेरूबारी केस में मना कर दिया, ध्यान रखना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी एनफोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब कि आप इसके आधार पर न्याय मांगने मत पहुंच जाना कहीं कोर्ट में। ये दोनों बातें नोट करने वाली है बेरूबारी केस में। ये जो केस था, ये आर्टिकल 143 के आधार पर था। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सीधी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में या फिर जो भी मैकेनिज्म हमारे देश का उसके अगेंस्ट में कुछ जाता रहे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से एक कहता है जुडिशियल एक्टिविज्म का मैकेनिज्म यूज करते हुए उस केस के ऊपर सीधी अपनी पकड़ या फिर जुडिशरी में उसकी सुनवाई होने शुरू हो जाती है। इनकी डिटेल हम अच्छे से देखेंगे, आर्टिकल 143, आर्टिकल 137, ये आर्टिकल 139, इनकी अच्छे से कि किस तरीके से कहां पर क्या काम होता है। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज होना था एनक्लेव्स का, उसको लेकर के ये केस था। एनक्लेव्स क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ये आपका ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम बांग्लादेश है, तो यहाँ पर कुछ जमीन ऐसी है जहां पर इंडियंस रहते हैं, यहाँ पर कुछ जमीन ऐसी है जहां पे ईस्ट पाकिस्तानी रहते थे। तो ऐसे में इन जमीनों का एक्सचेंज करने का जो मैकेनिज्म था ना, वो यहाँ पर आया था। और उसी चीज को सेटल करते हुए इस केस में क्या बोला गया कि देखो, प्रियम्बल जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड ना ही इसको लेकर के आप कोर्ट में आ सकते हो। फिर बाद में इसी चीज को और डेफिनेशन डिफाइन किया गया और कुछ वेरिएशंस भी आए केशवानंद भारती केस में। इसमें क्या बोला गया? ये केशवानंद भारती केस तो आपको पता ही होगा, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। उसमें ये कह दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नंबर 2, प्रियम्बल जो है नो डाउट आपको सोर्स नहीं देता, पावर का सोर्स नहीं है ये, और ना ही आप ये कह सकते हो कि इसको लेकर के आप कोर्ट में केस कर सकते हो। बट एक चीज यहां पर क्लियर कर दी कि प्रियम्बल कभी भी अगर कोर्ट को किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने में कहीं पर एम्बिगिटी फील हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो प्रियम्बल वहां पर इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हेल्पफुल हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? रेफरेंस के तौर पे कोर्ट इसको यूज कर सकता है। फिर एलआईसी केस की बात करें, उसमें भी यही बातें रिपीट हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, बट एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के अंदर। हाँ, रेफरेंस के तौर पे काम लिया जा सकता है कि हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, तो प्रियम्बल को आप वहां पर टैग करते हुए, रेफरेंस लेते हुए इजीली समझ सकते हैं। फिर बात करें प्रियम्बल में अमेंडमेंट से रिलेटेड, देखो 42nd अमेंडमेंट की हमने बात की, राइट? तो उसमें आप देख सकते हो ये आया कब? 1976 में, और केशवानंद भारती केस आ गया था आपका 1973 में। तो आप देखोगे कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया था, तो ऐसे में इसको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 यूज किया गया था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। और उसके आधार पर क्या प्रोविजन था कि केशवानंद भारती केस ने ये कह दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। तो ऐसे में क्या किया गया कि प्रियम्बल में ये इकलौता अमेंडमेंट है 1976 वाला, वो लाया गया था। और इसमें क्या हुआ कि SDR करके वो 3 वर्ड्स थे, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें आपने 2 और एस ऐड कर दिए, वो एस थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 वर्ड्स हैं, ये पहले नहीं थे, पहले सिर्फ SDR थे, सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
और सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कब ऐड हुआ आपके 1976 अमेंडमेंट के आधार पर। फिर उसके बाद में यूनिटी ऑफ नेशन की बात हुई थी, बट 1976 के 42nd अमेंडमेंट में किसको ऐड कर दिया आपने, इंटेग्रिटी को भी। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो ऐड हुए 1976 के इस 42nd अमेंडमेंट के आधार पर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से और वीडियोस के साथ हम फर्दर मिलेंगे। थैंक यू।